हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैन क्लासेस। मैं हूं विनोद शर्मा और इस वीडियो में हम दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए इंग्लिश के पेपर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चंस जो हमारा होता है वो इंग्लिश के पेपर से होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अकेले आपको 60 मार्क्स इंग्लिश के पेपर से मिल जाता है, जो कि आपके रैंक को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे रैंक्स लाने के लिए हमारी सभी विषयों की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या इंग्लिश हो। तो अच्छे रैंक पाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और नैन क्लासेस लर्निंग ऐप को आज ही इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर आपको सभी स्टेट वाइज पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश स्पेशल कोर्स पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसे मेरे द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश के कंप्लीट कोर्स को 399 की जगह पे 299 में परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप देर ना करें। इस कोर्स का नाम इंग्लिश स्पेशल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस कोर्स से ना केवल दिल्ली पॉलिटेक्निक कवर होगा, बल्कि वैसे बच्चे भी इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं जो इंग्लिश में वीक है या फिर जो इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं। साथ ही साथ कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो, कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम्स हो जहाँ पर इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हो, तो उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही यूज़फुल होगा। तो इसीलिए मैंने इस कोर्स का नाम रखा है इंग्लिश स्पेशल। इंग्लिश स्पेशल का मतलब है कि इसमें आपको इंग्लिश बिल्कुल ही बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि मैं आपको अवेयर करवा पाऊँ कि दिल्ली पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस के एग्ज़ाम में जो 15 क्वेश्चंस जो हमारे इंग्लिश के होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो ये 15 क्वेश्चंस इन 15 क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि इंग्लिश में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो है चूज़ द सूटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसका पैटर्न है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर हमें गैप को फिल करना है, ठीक है, ब्लैंक को फिल करना है। और इसमें जो हमारा 2 क्वेश्चन शुरू का है वो आर्टिकल से है। तो आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल ए, एन और द, ठीक है। तो यहाँ पर हम सूटेबल आर्टिकल लगाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। तो यह एक कहावत भी है, ठीक है, यह एक इडियम है, हमने सुना है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी जहाँ चाह वहाँ राह। यानी हम कोई चीज़ को तभी कर सकते हैं जब हमारी चाहत हो, ठीक है। तो इस इडियम में जो हमारा सही आर्टिकल है वो ए होगा, ठीक है। देखो अगर कोई भी इडियम हो या कोई भी इडियमेटिक एक्सप्रेशन या फ्रेजेस हो तो उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी ग्रामर का रूल अप्लाई नहीं होता है। जो चीज़ पहले से है वही चीज़ रहेगा। तो हमारा जो सही फ्रेज है, ठीक है, वो क्या है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, यानी ए हमारा क्या पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ए होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी आर्टिकल से रिलेटेड ही है। और यहाँ पर क्या है, डैश फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंच को किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, फ्रेंच यहाँ पर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगा अगर आप मेरे इस कोर्स को परचेस करेंगे। तो वहाँ पर मैंने सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से डील किया है। तो फ्रेंच यहाँ पर क्या है, फ्रेंच यहाँ पर एक लैंग्वेज का नाम है और किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा नो आर्टिकल। यहाँ पर जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और हमें क्या चूज़ करना है, हमें इसका पैसिव वॉइस चूज़ करना है। तो देखो एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर ऑप्शंस दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम गलत आंसर को ढूंढने का कोशिश करें। अगर हम गलत आंसर को ढूंढने का कोशिश करेंगे तो हम सही आंसर पे बहुत आसानी से लैंड कर जाएंगे, क्योंकि गलत आंसर बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कि इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप इसी ट्रिक का यूज़ करो कि गलत ऑप्शंस को छांटना सीखो। अगर आप गलत ऑप्शंस को छांटना सीख जाओगे
तो बहुत ही आसानी से आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। तो देखो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस ढूंढना है। तो देखो पैसिव के लिए मैं एक्टिव पैसिव के लिए मैं दो इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ। पहला चीज़ तो है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करो या पैसिव से एक्टिव में चेंज करो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आप अपने अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं। यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे चला जाता है। यानी कि हमारा जो इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, समबडी है, और हमारा ऑब्जेक्ट वो क्या है, द लाइट है। तो जो समबडी है वो तो बाद में जाएगा, ठीक है, लेकिन जो लाइट है वो हमारा सब्जेक्ट के जगह पे आएगा। तो लाइट हमारा देखो सभी जगह सभी ऑप्शन में लाइट हमारा शुरू में है, ये तो खैर सही बात है, इससे हम ऑप्शन को नहीं छाट सकते हैं। चलो दूसरा जो मैं तरीका बताता हूँ कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस में आंसर को ढूंढना है। और पैसिव वॉइस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैसिव वॉइस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बी प्लस वर्ब थ्री। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बी प्लस वर्ब थ्री, ठीक है। तो देखो अगर हमें कहीं पर किसी सेंटेंस में बी प्लस वर्ब थ्री दिखाई देगा तो वही हमारा पैसिव वॉइस हो सकता है। तो बी जो है, बी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बी के फॉर्म में हो सकता है, बी बीन के फॉर्म में हो सकता है, बी बीइंग के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, बी इज एम आर के फॉर्म में हो सकता है, बी वाज वेयर के फॉर्म में हो सकता है, और उसके बाद क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए। तो बी प्लस वर्ब थ्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पैसिव वॉइस। तो देखो तो पहला सेंटेंस क्या हमारा हो सकता है, देखो पहला सेंटेंस में हमारा यहाँ पर बीन देखो किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है, और पुट हमारा वर्ब थ्री है। मैं एक बात आपको बता दूं कि पुट का तीनों रूप जो होता है वो पुट ही होता है, यानी V1 भी पुट होता है, V2 भी पुट होता है और V3 भी पुट होता है। लेकिन देखो यहाँ हमारा क्वेश्चन में हैज़ है तो आंसर में भी हैज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, हैड है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखो हैज़ है, क्योंकि जैसा कि हमारा क्वेश्चन में हैज़ लिखा हुआ है, और बीन भी है। देखो लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, देखो पुट का वर्ब थ्री यहाँ पर पुटेड कर दिया, जबकि पुट का वर्ब थ्री पुटेड नहीं होता है, पुट का वर्ब थ्री पुट ही होता है। तो यानी हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी को देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या यहाँ पर वॉज है, जबकि हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, हैज़ है। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट बाय समबडी। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वर्ब के फॉर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेंटेंस में सही वर्ब के फॉर्म को सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 5 और 6 जो है हमारा टेंस का है, और टेंस का जो चैप्टर है ये चैप्टर वर्ब के फॉर्म के अंडर ही आता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है द अर्थ डैश राउंड द सन। तो देखो यहाँ पर जो ब्लैंक के लिए जो ऑप्शन है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि सभी जगह मूव लिखा हुआ है, मूव के अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंटेंस का मीनिंग है कि पृथ्वी जो है उस सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। तो सेंटेंस का जो मीनिंग हमारा है वो क्या बता रहा है, वह एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, वह एक जनरल फैक्ट बता रहा है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल फैक्ट बताने के लिए हम जो टेंस का यूज़ करते हैं वो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान होता है V1 या V5, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं कि हमारा V1 या V5। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर कहीं भी V1 V5 नहीं है, ये हैज़ प्लस वर्ब थ्री है, यानी ये तो परफेक्ट में यूज़ होता है। बी भी हमारा खत्म हो गया क्योंकि मूव्ड V2 है, और डी भी हमारा खत्म हो गया क्योंकि इज मूविंग क्या, कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई असाइनमेंट्स। तो देखो अगर प्रेजेंट में कोई दो काम हो रहा हो, ठीक है, जिसमें एक काम पहले ही से चल रहा हो और उसके बीच में दूसरा काम हो जाए, तो ऐसे स्थिति में जो काम पहले से चल रहा हो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, और जो काम बीच में हो जाए उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ दोनों काम में से कौन सा काम हमारा पहले से चल रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि मैं अपना असाइनमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। यानी असाइनमेंट करने का काम ऑन गोइंग है, पहले से चल रहा है, और उसके बीच में क्या होगा, डिस्टर्ब करने का काम। तो जो काम पहले से चल रहा है, आई डैश माई असाइनमेंट, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ हमारा V4 मिलना चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई एम डूइंग माई असाइनमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है,
इंसर्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रीपोजिशन के यूजेस से रिलेटेड है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ही गोज़ टू द चर्च डैश संडेज। तो यहाँ पर हमें एक सुटेबल प्रीपोजिशन को चूज़ करना है। तो बताओ यहाँ पर हमारा सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ऑन। यानी हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा सही? ही गोज़ टू द चर्च ऑन संडेज। तो अब आप कहोगे कि यहाँ पर सर संडे क्यों, संडे के पहले हम ऑन क्यों लगाएंगे? क्योंकि संडे एक नेम ऑफ डे है, ठीक है। तो नेम ऑफ डेज के पहले हम प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सेंटेंस है, सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो अगर हम सेंटेंस के मीनिंग को समझने का कोशिश करें तो सेंटेंस का मीनिंग है कि सुटेबल स्टेप्स को लिया जाता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को क्या करने के लिए? ब्रिंग। क्या ब्रिंग के बाद क्या आना चाहिए कि इसका मीनिंग होना चाहिए? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। तो कम करना का मीनिंग हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ब्रिंग के साथ कौन सा सही प्रीपोजिशन लगाएं ताकि हमारा सही फ्रेजल वर्ब बन के सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में सही मीनिंग देने का काम करे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ब्रिंग के साथ अप लगाएंगे तो अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। अगर हम ब्रिंग के साथ ओवर का प्रयोग करेंगे तो ये भी एक सही फ्रेजल वर्ब है, लेकिन इसका मतलब होगा किसी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अगर हम ब्रिंग के साथ ऑन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़, किसी घटना का कारण बनना। लेकिन अगर हम ब्रिंग के साथ डाउन लगाते हैं, हम ब्रिंग के साथ प्रीपोजिशन डाउन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ब्रिंग डाउन, यानी ऑप्शन डी। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा वोकैबलरी से रिलेटेड है। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में वोकैबलरी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वोकैबलरी के जो टाइप होते हैं वो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, या फिर कभी कभी हमें स्पेलिंग रूल से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्या करना है? देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटेंस में जो कुछ पार्ट है वो इटैलिक में लिखा हुआ है और नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। देखो इन सूप, तो इन सूप हमारा क्या है? यह एक इडियम है, तो इसका मतलब हमें जानना है। और इसके बाद हमें क्या करना है? हमें ऑप्शन में उस सेंटेंस को चुनना है जो कि इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग दे, ठीक है। यानी साथ ही साथ यहाँ पर इन सूप का भी मतलब हमें पता चल रहा है। तो देखो इन सूप का क्या मतलब होता है? तो इन सूप का मतलब होता है टू बी इन ट्रबल, ठीक है, मतलब मुसीबत में होना, डिफ़िकल्टी में होना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, ही इज़ इन डिफ़िकल्टी ड्यू टू हिज एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस का कुछ पार्ट इटैलिक है, यानी यही हमारा इडियम है, और इसी का मीनिंग हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमें इसका मीनिंग मिल रहा है। तो देखो इंडेड इन स्मोक, तो इंडेड इन स्मोक का क्या मतलब होता है? इंड इन स्मोक, जिसे हम हिंदी में धुआं में उड़ जाना भी कहते हैं। तो देखो इसका मतलब होता है धुआं में उड़ जाना का मतलब क्या है? जब आप कुछ करने के लिए प्लान कर रहे हो, बड़े बड़े प्लान कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप वास्तव में करते हो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? धुआं में उड़ जाना, यानी इंड इन स्मोक, यानी जिसका कोई रिजल्ट ना निकलना। तो इसके लिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा, देखो हीज स्कीम्स रोज हाई लाइक स्मोक्स। तो ये तो थोड़ा बहुत लिटरल मीनिंग लग रहा है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है, ठीक है। काउट फायर, ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता है, कोई सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। और ऑप्शन डी हम क्या देख रहे हैं? हीज स्कीम्स स्टार्टेड अगेन, तो यहाँ भी इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हीज स्कीम्स कैम टू ए क्लोज। कैम टू ए क्लोज का मतलब क्या हो गया? मतलब शुरू होने से ही पहले बंद हो गया, मतलब जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। तो इंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है? टू कम टू अ नॉट, या फिर जिसका कोई रिजल्ट ना होना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी हमारे क्वेश्चन वोकैबलरी का ही है, और यहाँ पर हमें क्या करना है? एंटोनिम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारे बच्चे इसको एंटोनियम बोलते हैं, एंटोनियम, तो एंटोनियम वगैरह सब नहीं बोलना है, ठीक है, ये सब गलत उच्चारण है। सही क्या है? एंटोनिम्स है। तो देखो एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है
अपोजिट इन मीनिंग, हमें वैसे वर्ड को चुनना है जिसका मीनिंग क्या हो, विपरीत हो, अपोजिट हो। तो यहाँ पर हमें किस वर्ड का एंटोनिम को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हमें ग्रीफ का सेलेक्ट करना है। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, ग्रीफ का मतलब होता है सौरव यानी दुख। तो देखो, अगर आप वर्ड मीनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय वर्ड का टोन पकड़ना अगर सीख जाओगे ना, तो कभी कभी आपको मीनिंग नहीं पता होने के बावजूद भी आप गलत ऑप्शन को छाट करके सही आंसर को पिक कर सकते हो। तो देखो, किसी भी वर्ड का टोन क्या 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 हो सकता है, टोन नेगेटिव हो सकता है, टोन पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या फिर टोन न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, ग्रीफ का टोन, ग्रीफ का मतलब क्या हुआ, ग्रीफ का मतलब हुआ दुख। तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर दुख क्या हुआ, दुख एक नेगेटिव टोन हुआ। तो हमें वैसे ऑप्शन को चुनना है जिसका पॉजिटिव टोन हो, नेगेटिव टोन ना हो, क्योंकि हमें क्या करना है, एंटेनिम को चुनना है, अपोजिट में चुनना है। तो देखो, डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छा होता है। तो यहाँ पर इच्छा क्या है, एक न्यूट्रल टोन है, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो हम इसे नहीं चुनेंगे। बर्डन क्या हुआ, बर्डन का मतलब बोझ होता है, ठीक है, तो बर्डन एक नेगेटिव टोन है। तो देखो, ग्रीफ वर्ड हमारा पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव टोन में हम नहीं चुन सकते हैं, तो ये भी हमारा खत्म हो गया, सी भी खत्म हुआ। उसके बाद देखो, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी में हमारा क्या, एगोनी है। तो एगोनी का मतलब क्या होता है, कष्ट, पीड़ा, ठीक है। तो कष्ट भी क्या है, कष्ट भी हमारा एक नेगेटिव टोन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव टोन वाला वर्ड है, और इसका देखो प्लेजर का मतलब क्या होता है, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, है ना। ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख। तो प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी। अब जो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा वोकैब का ही है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिनोनिम्स खोजना है, ठीक है। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द। तो यहाँ पर हमें किस वर्ड का सिनोनिम देखना है, प्राइम का। तो प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो मुख्य हो, मेन हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सिनोनिम होगा, तो देखो यहाँ पर सिनोनिम हमारा बेस्ट होगा, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि चीप का मतलब सस्ता होता है। ऑर्डिनरी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है आम या मामूली होता है, ठीक है, साधारण। और अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, अगर इंपॉर्टेंट कहीं लिखा होता तो हम कर सकते थे, जबकि अनइम्पॉर्टेंट क्या हो गया, प्राइम का अपोजिट हो गया, एंटोनिम्स हो गया। हमें क्या करना है, सिनोनिम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से रिलेटेड है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहाँ पर हमें किस वर्ड का वन वर्ड, देखो किस वर्ड्स के लिए हमें वन वर्ड ढूंढना है, या फिर किसका मीनिंग हमें देखना है। तो यहाँ पर हमें मीनिंग देखना है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है, तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो वैसा डॉक्टर, वैसा सर्जन जो कि आँख का इलाज करता हो, जो कि आई स्पेशलिस्ट हो। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, एन आई स्पेशलिस्ट। तो आई स्पेशलिस्ट को हम क्या कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट को हम कहते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ भी हमारा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी का देखना हमें। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, एस्ट्रोनॉमी एक स्टडी से रिलेटेड वर्ड है, और ये किस चीज़ का स्टडी होता है, ये स्टडी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ का मतलब क्या, जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ हो, यानी ठीक है, जो स्पेस, जो यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ हो, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ भी हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग हमें देखना है। तो देखो, फिलएंथ्रोपिस्ट। देखो, जब आप मेरे कोर्स में आओगे ना, तो वहाँ पर मैं वोकैबलरी को सीखने का बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। और कैसे हम वोकैबलरी को मतलब रटे नहीं, मतलब उसे समझे, या फिर किस तरीके से वोकैबलरी को सीखा जाए ताकि हम कभी भूलें नहीं। हर बच्चों के साथ मैं प्रॉब्लम क्या देखता हूँ, कहते हैं कि सर वोकैबलरी बहुत सारे होते हैं और वोकैबलरी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मेन बात हो कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, रटते हो, ठीक है, और रटने से ही हम भूलते हैं, रटना नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि वोकैबलरी को सीखना बहुत आसान है, लेकिन इसका सही तरीका होना चाहिए। तो मैं अपने कोर्स में क्या कर रहा हूँ, रूट वर्ड से वर्ड मीनिंग सिखा रहा हूँ। तो रूट वर्ड आपको पता है, जैसे देखो इंग्लिश क्या है ना, इंग्लिश में 60% जो रोल है वो लैटिन और ग्रीक का है। यानी इंग्लिश में जो आपको 60% जो आपके वर्ड्स मिलते हैं ना, वे आपके लैटिन या ग्रीक से लिए गए हैं। तो लैटिन या ग्रीक के मैं अगर आपको रूट पढ़ा दूंगा,
तो आप एक रूट जान करके मल्टीपल वर्ड के मीनिंग आप जान जाओगे। यानी जब आपको एग्जाम में आपको कोई वर्ड मिलेगा और वर्ड आपको नया लगेगा तो आप रूट से उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे देखो इसी वर्ड में मैं आपको रूट दिखा सकता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 15 में मैं आपको रूट दिखा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर फिल लिखा हुआ, शुरू में क्या लिखा हुआ, फिल लिखा हुआ। फिल मतलब PHIL। तो देखो फिल कहीं भी अगर मिल जाए आपको, अगर किसी वर्ड में आपको फिल मिले तो वो क्या है, वो लव से रिलेटेड है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एंथ्रोप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है इस वर्ड में, एंथ्रोप। और एंथ्रोप जब भी आपको दिखाई दे तो ये किससे रिलेटेड है, एंथ्रोप जो रिलेटेड है ये ह्यूमन से रिलेटेड है या मैन काइंड से रिलेटेड है। ठीक है, इंसान से रिलेटेड है। और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है IST। तो IST का मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। तो सिंपल सी बात है, एंथ्रोप का मतलब क्या हुआ, मैन काइंड। और फिल का मतलब क्या हुआ, लवर, यानी जो मानव जाति से प्यार करता हो, जो मानव जाति को चाहता हो, पसंद करता हो। तो इसके हिसाब से जो हमारा सही मीनिंग होगा, तो हमारा देखो यहाँ पर प्यार करना का क्या है, लवर, देखो यहाँ पर लगा हुआ है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमारा फिल के जगह पे मिस लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, MIS लिखा रहता है। तो मिस क्या है, मिस फिल का अपोजिट है, जिसका मतलब होता है हेट करना, डिसलाइक करना। तो तब क्या हो जाता है, तब हमारा हेटर ऑफ मैनकाइंड हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे रूट है। ठीक है, मैं इस छोटे से वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। अगर आप कोर्स में आएंगे तो आपको बहुत सारा, वैसे मैं कभी कभी यूट्यूब पे भी वोकैब का क्लास फ्री में दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला ये जो मॉडल क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया आपके लिए। ठीक है, तो मैं आगे भी ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा जब तक कि दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 का एंट्रेंस एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या करूँगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाता रहूँगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस होता रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप आज के इस वीडियो से आपको क्वेश्चन का टाइप पता चल गया होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने वोकैबलरी में भी क्या देखे, हमने एंटोनिम्स के भी क्वेश्चन थे, सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमें क्या मिला, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको इस कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश को कवर किया जा रहा है। ठीक है, आपका कंप्लीट संपूर्ण इंग्लिश का तैयारी हो जाएगा। तो ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए इसको। बहुत ही कम पैसा है। ठीक है, 299, कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। 9 क्लासेस को इंस्टॉल करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।